तो शशि थरूर पहले कह भी गए और अब सफाई भी दे रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में निखिल जैन जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हालांकि हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ से रखेंगे समर्थक के तौर पर। निखत अब्बास एक बार फिर से हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत निखिल आपका, निखत आपका भी। और मैं विनोद जी के पास आऊं उससे पहले ज़रा निखिल जी के पास एक बार जाता हूं। निखिल जी बताएं कि ये जो कांग्रेस की तरफ से कभी हाँ कभी ना, कभी उनके नेता आगे बढ़ करके कह देते हैं कि हाँ राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए, कभी कहते हैं कि नहीं त्याग करेंगे हम, तो ये या कभी शशि थरूर सफाई देते हुए नजर आते हैं। क्या कांग्रेस के अंदर भी एक विश्लेषक के तौर पर आप दुविधा देखते हैं क्या इस मामले को लेकर कि दावेदारी करें कि ना करें, ड्राइविंग सीट पर बैठें कि पीछे बैठें? कांग्रेस जैसी पार्टी के पास भी ये दुविधा अभी है क्या? जी, पहली बात तो शशि थरूर जी का जो बयान है वो खुद ही क्लियर कर चुके हैं कि वो एक निजी कार्यक्रम में दिया गया था, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि हमें इसे न्यूज का मुद्दा क्यों बनाना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी और गांधी फैमिली कांग्रेस से इसलिए इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए कांग्रेस में उनकी इंपॉर्टेंस है बिकॉज देश की जनता उन्हें पसंद करती है। भारत जोड़ो यात्रा जब आपने देखी, हमने देखा कि उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कई सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री चले, लेकिन कोई भी उस प्रकार की भीड़ नहीं ला पाया जिस प्रकार की भीड़ राहुल गांधी को देखने आती है। मिजोरम में हमने अभी राहुल गांधी जी की सभाएं देखी और हमने देखा मिजोरम की जनता से कैसे प्यार मिलता है। अमेठी में उन्होंने 3 इलेक्शन जीते और वायनाड गए केरला में, तब उन्होंने 1 इलेक्शन जीता। तो बात यह है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रबल नेता हैं, उसका कारण यह है कि वो जनता की पसंद है। अच्छा। बहुत सारे जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं किसी भी इलेक्शन में जाके, वो गांधी परिवार को देख के, राहुल गांधी को देख के देते हैं। रही बात शीर्ष पद पे होने की, तो राहुल गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पार्टी ने 1 इलेक्शन करा, प्रॉपर उसमें एक इलेक्शन अथॉरिटी थी, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन था, उसके बावजूद भी बीजेपी सवाल उठाती है, जबकि उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है कि जेपी नड्डा जी क्या निर्वाचित अध्यक्ष हैं? क्या उनसे पहले अमित शाह जी निर्वाचित अध्यक्ष थे? भाजपा में कभी भी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है या फिर आरएसएस के कहने पे होता है? अब ये बात लाते हैं भाजपा के लोग की 20-20 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही। आरएसएस के अध्यक्ष कितने साल रहते हैं? 20 साल, 25 साल, 30 साल, और कोई नहीं जानता वो क्यों रहते हैं। क्या वो जनता के बड़े नेता हैं? आप गांधी परिवार की किसी भी व्यक्ति की आप बात करें, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे लोग जनता के नेता थे। जनता अच्छा। इन्हें वोट करती थी, इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी में इनकी इंपॉर्टेंस है। और रही बात क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद के, जो ये मुद्दा बीजेपी आज उठाना चाहती है, बात वही है कि देश की जनता नेता को देख के वोट देती है, संगठन को भी देती है, लेकिन यानी परिवारवाद कोई मुद्दा आपके लिए नहीं है ना? परिवारवाद अगर मुद्दा होता तो आरजेडी और शिवसेना परिवारवाद को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां नहीं चलती। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक ही बात कह रहा हूं कि क्यों यही पार्टियां जीत रही हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि प्रकाश सिंह बादल के बेटे के बाद सुखबीर बादल को जनता पसंद करती है? मैं लौटता हूं आपके पास, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, लौटता हूं आपके पास। आपने जो आरोप लगाए, हालांकि अभी निखत कुछ बोली नहीं थी, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी पे कुछ हमले किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निखत की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर विनोद जी के पास आऊंगा। निखत, इनका कहना है कि आपके यहाँ भी तो इस तरह से होता है कि अध्यक्ष कोई और हैं, प्रधानमंत्री कोई और हैं, और फिर अध्यक्ष का उस तरह से निर्वाचन नहीं। हालांकि इन्होंने बहुत सालों के बाद गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष का निर्वाचन किया है, लेकिन इनका ये कहना है कि देखिए ये राहुल गांधी हमारे नेचुरल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, मल्लिकार्जुन खड़गे को दावेदार नहीं बता रहे हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि बेईमानों की टोली बनी है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की रंगोली बनी है। कहने को तो 28 दल साथ में खड़े हैं, पर इतिहास उठा के देख लीजिए, सब आपस में चूहे बिल्लियों की तरह लड़े। चलिए मान लेते हैं कि घमंडिया नहीं, बढ़िया गठबंधन है, तो जरा इनसे पूछिए ना पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि उस पर तो ये लट पीट कर लड़े। और एक और बात, आगे भी लड़ेंगे, और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 4 यार, माँ, बेटा, बेटी और दामाद, इन्हें देश के विकास से, जनता के विकास से, गरीबों के विकास से, लोगों को घर मिले, गरीबों को अपना घर मिले, लोगों को जॉब्स मिले, युवाओं को नौकरी मिले, महिला सशक्त हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है कि राहुल बाबा, राजकुमार बाबा को किसी प्रकार देश का प्रधानमंत्री बना दे। पर मैं बता दूं,
जिसके दिल में सेवा की भावना ना हो, जिसके दिल में देश की जनता के लिए कोई भी भावना ना हो, ना मोहब्बत की दुकान वो जॉर्ज सोरोस के लिए तो खोलते हो, लेकिन देश की जनता के लिए, अपने भारत की जनता के लिए ना खोलते, तो मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री योग्य बनना हमें मानना चाहिए। है आपस की इनकी जंग जो है, आपस की जो इनकी लड़ाई है, आपस की जो इनकी गुत्थम गुत्थी है, पहले वो तो सुलझा ले। मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर दोहराती हूं, ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, तो कहां से चुनाव लड़िएगा और जीतिएगा। और शशि थरूर जी जो दूसरा पोती व्हाइट वॉश कर रहे हैं अपने बयान पर, क्योंकि वही है ना, आलाकमान से डांट पड़ गई होगी। अरे कि हमने जो घमंडिया गठबंधन बनाया है उसमें आपसी रंजिशें तो ऑलरेडी चल रही है, तुम क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो? वो शशि थरूर ने करा, इसलिए आलाकमान की बात पर उन्हें अब ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी। पर सच यही है कि राहुल गांधी की पार्टी, ये गांधी परिवार अपने आप को इस गठबंधन का, घमंडिया गठबंधन का मुखिया भी मानता है, और राहुल गांधी अपने आप को स्वघोषित प्रधानमंत्री योग्य भी मानते हैं। लेकिन देश की जनता उन्हें नहीं मानती, क्योंकि देश की जनता के लिए ना इन्होंने कभी काम करा है, ना ही देश के भीतर जाकर कोई आगे किसी गरीब से या किसी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की बात करी है। लगातार ये जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ा धोखा था, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करा है। पहले जॉर्ज सोरोस पे क्या इन्होंने जो मसला जो दोस्ती का करा है उसके ऊपर थोड़ी सफाई देते आता हूं, इस पर जरूर बात करूंगा, आपके पास वापस आऊंगा, निखिल जी की भी सफाई लूंगा, लेकिन पहले अब विनोद जी के पास। विनोद जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना और आज की जो हमारी रिपोर्ट है वो भी आपने देखी। क्या ये महज संयोग है या ये प्रयोग है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम उछाल दिया जाता है? उछालने में भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं उछाला जाता, राहुल गांधी का नाम उछाल दिया जाता है, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कांग्रेस तो त्याग करेगी गठबंधन के लिए। क्या ये महज संयोग आप मानते हैं या ये राजनीतिक कुछ प्रयोग है कांग्रेस की तरफ से? लाल जी, मैं आपके ही सवाल से आता हूं, जो आपने संयोग और प्रयोग कहा है, ये संयोग और प्रयोग का ही हालत देखिए कि इंडिया गठबंधन आज कहां है। आज अगर लोग पूछेंगे कि ये गठबंधन जो पटना से चलते हुए बेंगलोर का और बेंगलुरु से होते हुए मुंबई तक पहुंची और पिछले 3-4 महीनों से मीडिया की सुर्खियां बनती रही है खबरें, तो ये गठबंधन आज है कहां? ये गठबंधन आपको ढूंढते हुए नजर नहीं आएंगे। आज किसी अखबार में आप किसी कोने में भी उसके नाम की और कोई खबर नहीं देख पाएंगे। खबर ये है इंडिया गठबंधन की, अखिलेश यादव ने एमपी में अपने 4 कैंडिडेट उतारे थे, उस चारों कैंडिडेट के अगेंस्ट में कांग्रेस ने अपना नाम दे दिया है जी। तो ये इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ। बाकी मैंने दोनों प्रवक्ताओं का सुना है, अच्छे वक्ता हैं और अच्छे विद्वान हैं, वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन अभी एक तरह से कहें कि विलुप्त गठबंधन बन गया है। हो सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद वो फिर से एक बार जग जाए और फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और नए कन्वीनर का नाम लेके आए और कुछ अपनी एक चहलकदमी करें। लेकिन शशि थरूर का जो ये बयान है, इसे एक संयोग नहीं माना जा सकता, इसे एक प्रयोग मान सकते हैं आप, क्योंकि शशि थरूर जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों से बात करते हुए उन्होंने बात कही, सवाल उनका था कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन है। तो इसका जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा था कि चूंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत के आती है तो उसके दावेदार में 2 लोग हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं और राहुल गांधी भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी परिवार से संचालित है, तो राहुल गांधी ऑब्वियसली वो एक सर्वसम्मति से वही नाम तय होगा और वही सबसे बड़े दावेदार होंगे। ये शशि थरूर का बयान था। बाद में शशि थरूर पे जब शशि थरूर पे इस चीज का दबाव पड़ा, जो अभी आप कह रही थी निखत, तो उसके बाद वो शशि थरूर अपने बयान को बदलते हुए कहते हैं कि मैंने इस तरह से नहीं कहा था, मीडिया ने इस तरह से एक अलग इंटरप्रिटेशन अपने रूप में लाया है, लेकिन वो हम आज भी ये मानते हैं कि पूरे कांग्रेस पार्टी की ताकत यही नेहरू गांधी परिवार है, तो ऑब्वियसली ये परिवार है। लेकिन जो सवाल है, आपकी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट पे अभी आप चर्चा कर रहे थे, क्या ये पूरा का पूरा गठबंधन जो है वो परिवारवादी पार्टी की है? अगर हम नाम गिनाना शुरू करें इसमें, तो आप कांग्रेस पार्टी से लेके आप जितना भी पार्टी का देखें, इसमें डीएमके देखिए, शिवसेना उद्धव देखिए, वहाँ आरजेडी देखिए, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए, वहाँ पीडीपी देखिए, वहाँ एनसी देखिए, मैं कितने नाम गिनाऊं? बिल्कुल, ये 28 तक के जो पार्टियां हैं, उस पार्टी में जो आपको मैक्सिमम ऐसे पार्टियां हैं जिनके पूरी पार्टी जो है पिछले कई दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी वही एक परिवार ही उसको संचालित करती रही है, और उस परिवार में वो मुखिया जो है वो पूरे उसी पार्टी के हैं। जी। तो क्या ये सवाल जो आज पूछा जा रहा है कि ये सारे परिवार की पार्टियां
इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि इनके अस्तित्व का इनका संकट है। ठीक है। तो अगर ये उनका एग्जिस्टेंस का ये संकट है और इसलिए वो गठबंधन में एक मंच पे दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये इंडिया गठबंधन आज 5 राज्यों के चुनाव में कहाँ है। आज ये इंडिया गठबंधन इन सारे जगहों में, इस खबरों में कहां से विलुप्त हो गई है। तो ये सारी चीजें पूछते पूछते आपको तो ये मानना पड़ेगा कि ये सब चीजें एक अपॉर्चुनिटी के लिए है कि आपको पीएम मोदी के खिलाफ में एक कंबाइंड फोर्स जमा करना है। तो आपने ये इंडिया गठबंधन बनाया है और ये बात लोगों के सामने में है। ठीक है जी। यानी इसमें एक बात और जो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के भी एक मंच पर शायद ये पार्टियां आई हैं, और आपने बिल्कुल जिस तरह से लिस्ट गिनाई, सच में उसमें देखने के बाद लगता है कि शायद कोई ही ऐसी पार्टी होगी जो परिवारवादी पार्टी ना हो, लेकिन निखिल जी जस्टिफाई कर रहे हैं। निखिल जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। लालचंद जी, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो एनडीए गठबंधन है जिसमें 38 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें से 24 ऐसे हैं जिनके ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर ग्राउंड पे कोई पकड़ होती तब हम उन पे परिवारवाद का आरोप लगा पाते या ना लगा पाते। जो एनडीए का पुराना गठबंधन था उसमें शिवसेना क्या थी? ठाकरे परिवार। जो आज अजीत पवार बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, वो कौन है? शरद पवार के भतीजे। आप शिरोमणि अकाली दल था, वो क्या है? वो परिवारवाद वाली पार्टी है, अगर हम उसे ये कहें तो। सच्चाई ये है कि इस देश में जितनी भी आपकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% पार्टियां एक परिवार रूप पे चलती हैं, क्योंकि जनता उस तरीके से उन्हें लाती है। राहुल गांधी पे सवाल उठता है कि ये परिवारवाद है, लेकिन वो लोकसभा में इलेक्शन जीत के आते हैं। पीयूष गोयल की तरह राज्यसभा में नहीं बैठते क्योंकि उनके पिताजी भाजपा के कोषाध्यक्ष थे, या फिर जय शाह की ऐसे नेता तो बीसीसीआई सेक्रेटरी नहीं बन के बैठते। वही बात है कि ऐसे नेता सभी पार्टियों में हैं, बीजेपी में भी हैं, जो राज्यसभा से आते हैं। और लोग नहीं, परिवार जिनके ऐसे नेता जिनके माता पिता या कोई और परिवार के जन पॉलिटिक्स में रहे हों, बड़े नेता रहे हों, हर पार्टी में है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, क्षेत्रीय पार्टियों में है। तो ये आरोप इंडिया गठबंधन पे लगाना, ये कह के कि सिर्फ यहीं के जो लोग हैं यही परिवारवाद फैला रहे हैं, बात यह है कि यही एक गठबंधन है जिसमें बीजेपी के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ रेलेवेंस हैं वो सारी आ चुकी। अच्छा, ठीक इसलिए है। अब कुछ बचा नहीं। मुझे इस पर लेने दीजिए निखत का जवाब। निखत ये कह रहे हैं कि भाई बाकी पार्टियां भी तो हैं परिवारवादी पार्टियां, एनडीए में भी कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं, और पहले शिवसेना और अकाली दल जैसे पार्टियों से आपका सहयोग भी रहा है, तो परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी इतना ज्यादा जोर क्यों दे रही है? निखत। लाल भाई, हमें समझना पड़ेगा कि जो योग्य नेता है वो हर पार्टी में है, परिवार के भी होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन अयोग्य नेता, क्योंकि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा जीत के आए, भूल गए पिछला चुनाव किस प्रकार दुम दबा के भागे थे, वायनाड और अमेठी हार गए थे। इनको याद दिला देती हूँ निखिल भाई, आपको याद होना चाहिए किस प्रकार वो भागे थे। वो उसके बावजूद अध्यक्ष बन जाते हैं आपकी कांग्रेस पार्टी की, अपनी घरेलू सीट जहां से आप किसी भी कार्यकर्ता को खड़े करते थे तो वो जीत जाते, वो सीट हार जाते, और उसके बाद भी अध्यक्ष बन जाते, और माँ बेटे फिर बास्केटबॉल फुटबॉल का गेम खेलते, अध्यक्ष और अध्यक्ष बनने में। उससे हमें आपत्ति है। और हमें क्या, मुझे लगता है इसकी जनता को आपत्ति, यही कारण है कि सुपड़ा साफ होते जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। और ये लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, आप फिर बताइए ना, अगर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जहां पर जो पार्टी उसको दीजिएगा, तो मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी को आप कितनी सीटें यूपी में देंगे और कितनी कांग्रेस पार्टी खुद रखने वाली है? मुझे बताइए वहाँ पीडीपी और एनसी के साथ कैसे, किस प्रकार का गठबंधन है, उन्हें कितनी सीट दीजिएगा, और वहां आप कितनी दीजिएगा? बिहार में किस प्रकार का होगा? एक सीट है इनकी मात्र, एक दो सीट। राजस्थान में जहाँ तो सीट इन लोगों ने खाता ही नहीं खोला, तो इनसे जरा पूछिए कि किस प्रकार ये पार्टियों के साथ सीट का बंटवारा करेंगे। परिवारवाद वो है, गांधी परिवार लगातार एक आलाकमान बनकर पहले पार्टी चला रहा था, फिर कमंडिया गठबंधन चला रहा। बात स्पष्ट कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को जिताना है, एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री योग्य बताना है, चाहे उस व्यक्ति में टैलेंट हो या ना हो, चाहे उस व्यक्ति को देश के बारे में कुछ पता हो या ना हो, चाहे उस व्यक्ति को विकास के बारे में पता हो या ना हो, चाहे वो जनरल नॉलेज पता हो या ना हो। लेकिन कई बार राहुल गांधी का भांडा फूटा है, जब वो मंच पर आते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं हम सबने देखा है। जिस व्यक्ति को ये ना पता हो कि किस प्रकार देश के लिए काम करा जाता है, उसको आप प्रधानमंत्री के योग्य बना देते हो। हम उससे, और मैंने कहा जैसे हम नहीं, भारत की जनता उस पर आपत्ति जताती है। एक नेता, अगर आपको लगता है कि इतने योग्य परिवारवाद नहीं है, तो सारे घटक दल मिलकर 3-3 बैठकें हो गई हैं। ठीक है, ना इंजन के ट्रेन चलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए एक प्रधानमंत्री का चेहरा जो आपके वो बता के जाइएगा अगर अभी, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई बढ़िया गठबंधन। मैंने तो पहले ही कहा था, एक नाम इनके पास नहीं है। घूम फिर कर कांग्रेस पार्टी अपने ही जो
प्यादे हैं, मैं कहूंगी उनसे राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी बुलवाते रहते और फिर लौटता हूं आपके खंडन पास। करते रहते। हमारा तो वो मतलब नहीं। इन बातों पे पहले स्पष्टीकरण इन लोगों को करना चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है इस पर चर्चा। लौटता हूं निखात आपके पास। विनोद जी, विनोद जी, हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी और ऐसे भी कई मौकों पर 3 चीजों को नासूर बताया है: भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। और इसमें इन तीनों मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर तगड़ा सवाल उठती रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये तीनों के तीनों मुद्दे सेंटर स्टेज में बने रहेंगे मिशन 2024 के लिए भी? लाल जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। शायद लोग भूल गए होंगे कि इसी साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से ये बात कही थी, और उस बात को कहते हुए उन्होंने जब ये सवाल पूछा था लोगों से, कि उन्होंने कहा था कि इस देश में पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जो है वो देश को खोखला कर रहा है। खास करके करप्शन की बात करते करते उन्होंने कहा कि ये दीमक की तरह देश को कुतर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पहली बार इसकी चिंता की है। इससे पहले के भी प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2011 में उन्होंने भी ये बात कही थी कि इस देश में सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी समस्या जो है वो भ्रष्टाचार है। लेकिन वो भ्रष्टाचार के बारे में कहते हुए आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ में अभियान चलाते हुए उस पर हम काबू पा लेंगे। ये बात मनमोहन सिंह का था और वो एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सरेंडर करते हुए दिखे थे जी। लेकिन यही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जब वो लाल किले से बात करते हैं तो उस बात करने में दम है कि यही सरकारी एजेंसियां तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी थे जब प्रधानमंत्री वो थे। लेकिन मनमोहन सिंह कभी क्यों नहीं इस ईडी और सीबीआई के क्या एजेंसियों का उपयोग करके इस तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश की जो आज के दौर में हो रहा है। आज के और दौर में देखिए, ये कहने के लिए आरोप है कि कुछ खास पार्टियों के खिलाफ में क्यों हो रहा है, तो सवाल तो उन पे भी पार्टियों पे बनता है कि अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के किसी पार्टी के खिलाफ में ऐसा भ्रष्टाचार के सबूत है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, आप वो सबूत क्यों नहीं सामने में ला रहे हैं। तो आज आप देखिए कि टीएमसी से लेके डीएमके से लेके आप झारखंड से लेके बिहार से लेके तमिलनाडु से लेके कर्नाटक से लेके आप तेलंगाना से लेके आप जहां छत्तीसगढ़ में आप जहां देखिए जो कार्रवाई हो रही है और गुलाबी नोटों की जो गड्डियां और बंडलें निकल पहाड़ निकल रहे हैं, पहाड़ निकल रहे हैं, ये पैसा कहां से आया। आज आप देखिए कर्नाटक में एक आईटी के रेट में आप 120 करोड़ रुपया उसी कांग्रेस के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके साथ, उनके यहाँ से सारे उसके सब सोने के और सिक्के और उसके काफी के मेडल्स और काफी कई चीजें इसमें उसके सामने में आया है। खाली कैश के तो बंडल इतने जो कई दिन लगे हैं उसको गिनने में। ठीक है। तो कार्रवाई करने का जब सरकार अपना एक अज़्म दोहराती है और जब कार्रवाई करने के लिए जब वो बात सामने में लाती है तो इस तरह से ये परिवार के लोग क्यों अपना एक संकट मानते हैं इस चीज को लेके कि ये ईडी सीबीआई और ये सारी चीजें आप आम आदमी पार्टी का देख लीजिए जी। तो इन लोगों की ये जो एक अपना एक कॉस्मेटिक का अपना ये बना रहे हैं इस चीज को कि ये डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों को दबाया जाता है, कुछ लोगों की आवाजें कम की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर सच है, इनके आरोप में कुछ दम है, तो इतने सारे कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है। तो ये सारी चीजें कहते हुए आप ये बात जरूर देखिए कि ये परिवारवादी पार्टियों का संकट तो जरूर है इस दौर में, जो इनको इंडिया गठबंधन के लिए चाहे इनकी विचारधारा मिले ना मिले ये बनाने के लिए मजबूर करता है। वो एक मंच पर आ खड़े हुए। इससे भी एक आगे की बात मैं निखिल जी से पूछता हूं। निखिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, एनडीए ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया। ठीक, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने शुरुआत में उसके काउंटर में क्या दिया कि एजेंसियों का दुरुपयोग और महंगाई दर, बेरोजगारी दर, अभी भी बेरोजगारी दर के आंकड़े आए 3.2%, लोएस्ट हो गया है भारत की बेरोजगारी दर दुनिया में इस समय और पिछले भी सालों के मुकाबले। तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद क्या ये जो विपक्ष का मुद्दा था ये कहीं ना कहीं इस परसेप्शन में पिछड़ते हुए नजर आए या इस मुद्दे पर वो बैकफुट पर नजर आए, जिससे कि धीरे धीरे अपनी गाड़ी को, ड्राइविंग को धीरे धीरे जाति के मुद्दे, जाति कार्ड की तरफ मोड़ लिया पूरे विपक्ष ने? देखिए, सबसे पहले तो आपके रिपोर्टर साहब ने ये बात करी, विनोद जी ने ये बात करी कि प्रधानमंत्री के पास भी वही एजेंसीज हैं जी, जो एजेंसीज नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह जी के पास भी वही। हाँ, मेरी आवाज एको कर रही है सर।
नहीं, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी इको तो हो रही है लेकिन आवाज आ रही है, आप बात रखिए। कहा कि प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि हमारे पास भी वही एजेंसीज हैं जो मनमोहन सिंह जी के पास थी और हम अब करप्शन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। हाँ। तो आपने अजीत पवार के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो क्या बोलते थे अजीत पवार के लिए कि जेल में जाके चक्की पीसेंगे। उन्हें सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता बताया गया, फिर आप ले आए उन्हें। ईडी की जो रेड्स हो रही हैं तकरीबन पॉलिटिकल लीडर्स पे, उस पर तकरीबन 95% रेड्स ऑपोजिशन लीडर्स पर होती हैं, विपक्ष के नेताओं पे होती हैं। विनोद जी ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियों के पास सबूत हैं तो जाके उन्हें कोर्ट में जाए, ये प्रोसेस होता ही नहीं है। ईडी का काम है सबूत इकट्ठा करना, आईटी डिपार्टमेंट का काम है सपोर्ट इकट्ठा करना। अगर किसी ने टैक्स एवेजन करी है, मान लीजिए मैंने टैक्स एवेजन करी है, तो आपको कैसे पता लगेगा? वो पता कर सकते हैं। अच्छा। ये तर्क देना कि अगर वो कोई और भ्रष्टाचारी है तो तुम जाके कंप्लेन कर दो, तो फिर एजेंसियां किसने बनी हुई हैं? वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी एजेंसियां खोल लेती हैं। रही बात वो कर्नाटक के कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें कहा गया वो कांग्रेस के नहीं है वो व्यक्ति, पहली बात ने अपनी खुद की प्रेस रिलीज में ये कहा है कि वो टैक्स इवेजन वाला पैसा है। तो भ्रष्टाचार का है या टैक्स इवेजन का है, ये भारत सरकार भाजपा और तय हो जाएगा, लेकिन पैसा तो लेना देना ही नहीं है। ठीक। निखत ये बताइए कि इनका कहना है कि भाई हमारे ऊपर ही सारी कार्रवाई क्यों होती है, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये एक मंच पर आ गए हैं। तो ये जब ये सवाल उठाते हैं कि कार्रवाई 95% कार्रवाई हमारे नेताओं पर ही क्यों, तो क्या आपको इस कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए उन लोगों की तरफ भी ले जाना चाहिए जिनके ऊपर आरोप नहीं है? लाल भाई, ट्रेस की एक रिपोर्ट है 2014 के बाद, जब से देश में प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, तभी से लगातार भ्रष्टाचार कम हो गया है। ट्रेस की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही हूँ, पढ़ लीजिएगा। अब जब जाहिर सी बात है 2014 के बाद से है, तो जो भाजपा शासित राज्य हैं और केंद्र सरकार में तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा। अब जहां जहां हो रहा है, जहां जहां पर भी भ्रष्ट सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, वहां जाकर अगर रेड करी जा रही है, तो अब आप लोगों को मिर्ची तो लगनी लाजमी है, जाहिर है, क्योंकि आप लोगों के जो भ्रष्ट नेता हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और हमने देखा कि कितने करोड़ों अरबों का घोटाला यूपीए की सरकार में लगातार होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बच्चा बच्चा जाता है, पूछ लीजिए सबसे बड़ा घोटाला हुआ करता था। सुनिए, आ रहा है। कई मामले सबजुडिस होते हैं। हमारे देश का एक सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका, हमारी जो संस्थाएं हैं उनका एक तरीका। आप सबजुडिस हैं, धीरे-धीरे जेल जाने की जो आपको जल्दी लग रही है, आप भेज देते हैं। जैसे ईडी ने कार्रवाई करने के बाद भेज दिया जेल, कोर्ट ने भेज दिया जेल मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को और सत्येंद्र जैन को, तो आप छाती पीटने लगते हैं, हाय हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब नहीं भेजा है, अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट में सबजुडिस है मामला, तो आप लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं भेजे। तो देखिए, इस प्रकार की बातें मत करिए। साफ सीधी सी बात है, आप लोग लगातार यूपी की सरकार में भ्रष्टाचार करते आए हैं और आज भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहे। यही कारण है आप सब एक साथ आए हैं। आप लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, भ्रष्टाचार को सांस लेना मुश्किल हो गया है जब से मोदी सरकार आई है। और यही कारण आज आप लोग साथ आकर जो रंगोली बना रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, हम साथ साथ एक खेल रहे हैं, सारे घटक जो कल तक जारी दुश्मन थे, उनका यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार मोदी जी को, जिनका एक ही प्राइमरी उद्देश्य है मोदी सरकार का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनको साइडलाइन करके हम वापस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए और अपने गद्दों को पैसों से बांट। अभी भी इनके नेताओं के घरों से मिल रहे, वो जो तस्वीर है ना कर्नाटक के जो नेता के घर से मिली है, आप लाल भाई सब देखिए, पूरा देश बंगाल से लेके कर्नाटक तक कमरे से भरा हुआ पैसे, बिल्कुल लगा। इतने पैसों की गड्डियां गरीबों में अगर बांट देते तो न जाने कितने गरीबों के घर बन जाते। लेकिन लोगों को नेताओं के घर भरने हैं और वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मंडिया गठबंधन लौटता। विनोद जी, जब कभी भी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो एक तरफ जैसे निखत अपना तर्क रख रही हैं कि देखिए इनके लोग अगर हैं तो हम कार्रवाई करने कहाँ जाएं, दूसरी तरफ इनका कहना है कि हमारे लोगों को ही टारगेट करते हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही थी, मैं उसको रिपीट करते हुए आपसे सवाल पूछता हूं कि निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक सालों तक इनको, कई सालों तक बेल तक नहीं मिलते, कई महीनों तक बेल नहीं मिलते, महंगे से महंगे वकील करते हैं, पता नहीं कहां से उसका पैसा आता है, लेकिन करते हैं महंगा से महंगा वकील और बेल तक हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसे में ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है विक्टिम वाली, ये क्या कामयाब हो पाएगी विपक्षी पार्टियों की? लाल जी, बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे जरूरी चीज़ ये समझना है कि जो भ्रष्टाचार को लेके जो पार्टियों का इनका अपना एक स्टैंड है,
उस स्टैंड पे आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा इसमें संकट में परिवारवादी पार्टी जो है वो क्यों है, या रीजनल पार्टियों में जो एक आम आदमी पार्टी से लेके और बाकी जो पार्टियां आप देख रहे हैं उसके पीछे में आप देखिए ये क्यों है। तो सवाल ये है कि इन्हें कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को अभी एक तरह से लगता है कि जिस तरह से वो फ्रीबी का एक कैंपेन बनाया है और हर राज्यों में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर राज्य में उनका एक एजेंडा फ्रीबी का होता है। अभी आपने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में देखा है कि वो कितने वचन पत्र जो हैं उसमें आप देखिए कि 10 या 11 कांग्रेस की तरफ से गिनाए गए, भरमार लगा दिया। उसी तरह से आप छत्तीसगढ़ में देखिए। लेकिन इसके उलट होता क्या है, आपने छत्तीसगढ़ में देखा कि राहुल गांधी ने उस पिछले इलेक्शन में 2018 में कई ऐसे घोषणाएं की थी और फ्रीबी के जन कल्याण के नाम पे, लेकिन हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में यही कांग्रेस की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन उसका हुआ क्या, वहां घर घर शराब पिलाना शुरू किया वहां की सरकारों ने। और वहां की सरकार में आप ये देखिए कि हालत ये थे कि सारे जो प्राइवेट डीलर्स थे, शराब के ठेकेदार थे, वो सारे सरकारी एजेंसियां के खत्म करके, दुकानें बंद करके, सारे उसमें मॉल से लेके घर सारे होटलों में एक तरह से शराबों का एक शुरू हो गया। ठीक है, सारा छत्तीसगढ़ में शराब का एक है प्रचलन, वहाँ एक ट्रेडिशनल लोगों का है, लेकिन वहाँ लोकल शराब का है। लेकिन शराब का आप ये देखिए कि सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है। उस छत्तीसगढ़ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो सीधे झारखंड तक पहुंच जाते हैं जी। वो आप साउथ ब्लॉक का देखिए कि पूरे साउथ का जो कनेक्शन है वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी तक पहुंच जाती है, दफ्तर तक। तो ये सारे सवालों के बीच में ये इस भ्रष्टाचार को नहीं तोलेंगे क्योंकि वो इस बात को करने में असहज होते हैं। जब इनकी बात ईडी ने सामने लाया है, सीबीआई की जांच में सामने आया है, तब ये इनकी बात में ये आता है कि सरकारी एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ये सारा दुरुपयोग किया है उन सब चीजों को जनता के सामने में आप एक भ्रम फैलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात में आपने जो सवाल का अभी पूछा था निखिल जी को, मैं उसी बात को कहता हूँ कि आपने जब कहा था कि राहुल गांधी का अचानक ये सारे नारे जो है वो बदल क्यों गए, पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल जो उनका एक चल रहा था पिछले महीनों से अलग अलग पब्लिक रैलियों में, पब्लिक संगठन में या भारत जोड़ो यात्रा में, वो सारी चीजें डिस्कोर्स क्यों चेंज कर लिया राहुल गांधी की। आप ये देखिए कि वो जितनी आबादी उतना हक की बात वो करने लगे हैं, पूरे देश में घूम घूम के हर जगह वही बात कर रहे हैं। वो मिजोरम में हो तब भी, छत्तीसगढ़ में हो तब भी, राजस्थान में हो तब भी उनका एक यही नारा होता है। अब आइए कि उसके पीछे का सबसे बड़ा ये है कि बिहार में जब से जाति गणना की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टियों को लग रहा है कि मोदी के खिलाफ में ये के सरकार के खिलाफ में एक हमें बड़ा अस्त्र मिल गया है। अब उनका ये सारा एजेंडा जो पहले था वो सारे नैरेटिव्स उनके पीछे इन्होंने सरका दिया है। अब उनका एजेंडा इसी जाति गणना पे है। अब ये इनसे कोई पूछे कि अभी बिहार आप चले जाइए, ठीक है, बिहार में पिछले 35 साल से यही सामाजिक न्याय की सरकार है, चाहे वो नीतीश की हो चाहे लालू यादव के हो। आप देख ही रहे इस बिहार में कि जितनी आबादी उतना हक में, बिहार में अभी भी पिछले 30-35 साल से सिर्फ 1000 परिवार हैं, सही बात, लिस्टेड, जिनके परिवार में 3 पीढ़ी से वही एमएलए और एमपी बन रहे हैं। कौन है ये लोग? तो ये जितनी आबादी उतने हक में वहां क्यों नहीं मिला, जबकि जिस बात को लेके ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल, ये जितनी आबादी उतने हक में जब राहुल गांधी अभी कहते हैं तो आप ये देखिए कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में जिताऊ कैंडिडेट क्यों खोजा जा रहा है। अभी राजस्थान में आप देखिए कि वहां हो क्या रहा है कि आप जिताऊ कैंडिडेट के नाम पे आप वहां जितनी आबादी हक उतना हक में आप उस चीजों को क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये सवाल जो आप अलग अलग एजेंडा बनाते हैं, जो आपको किसी भी रूप में सत्ता में आना है, और ये सत्ता में आने की जो बेचैनी है वो आपको, जो पब्लिक को आपने, जनता को इस तरह से आपने इग्नोर किया है कि आपने उन सारे विकास के जो एजेंडे हैं, जो मोदी सरकार के एजेंडे हैं, आप उसको झुठलाते हुए ये सारी चीजें आप सामने अलग अलग तरह की चीजें लेकर आते हैं। सही बात है। कुछ 10 सेकंड का काउंटर करना चाहते हैं निखिल जी, जल्दी से कीजिएगा। पहली बात तो फ्रीबीज का जो ये और रेवड़ी कल्चर बोल बोल के मोदी जी ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स को एक अभद्र रूप दे दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि जो वो लाभार्थी स्कीम्स बोलते हैं वो और क्या होती है। फर्क इतना है, मोदी जी चाहते हैं लोग लाइन में खड़े होकर सिर्फ चावल, आटा और दाल ही लेते रहें और आप सीधे खाते में जो है पैसा भेजना चाहते हैं। हाँ, मतलब कांग्रेस जो है ये कल्याणकारी नीतियां हैं। लाल जी, ये कल्याणकारी नीतियां हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार करे, कांग्रेस की करे, भाजपा की करे, कुछ कल्याणकारी नीतियां क्या होती है? क्या कल्याणकारी नीतियां ये होती है सभी पुरुषों के खाते में 5-5 हजार डाल देंगे? दिस इज वेलफेयर पॉलिटिक्स, गिविंग मनी टू द लास्ट पर्सन। आप जब गरीब लोगों के अकाउंट में अगर पैसा डालते हैं तो वो कोई उससे जाके मर्सिडीज नहीं खरीदेगा। कहां उसमें गरीब लिखा हुआ है? खरीदेगा, शैम्पू खरीदेगा। एक दैट इज हाउ
नहीं लिखा है ना गरीब, अगर गरीब लिखते और तब तो कोई बात होती। हाँ निखत आप भी कुछ। अगर फ्री बिजली 200 यूनिट किसी को या 100 यूनिट किसी को, कहीं राजस्थान में 100 यूनिट दी जा रही है, तो क्या 100 यूनिट से? ठीक है निखत छोटा सा काउंटर। निखिल भाई 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है राजस्थान की सरकार। वेंटिलेटर पे खुद जी रही है और कह रही है साथ हम देंगे राजस्थान की जनता को। मुझे बताइए 50 यूनिट फ्री कैसे दीजिएगा जब 4.5 लाख करोड़ का आप लोगों के ऊपर कर्ज है। राजस्थान की सरकार 100 यूनिट फ्री देती है। एक बात और 30% जीडीपी का टोटल जीडीपी का कर्ज है। एक और चीज आखिरी 10 सेकंड में, कर्नाटक की सरकार में उन्होंने 5 फायदे लाल भाई बोले थे देंगे। डिप्टी सीएम लगातार कह रहे हैं कर्नाटक के कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम वो मुफ्त स्कीम नहीं दे पाएंगे। पैसा आएगा कहां से? जाहिर सी बात है, जब तक आप लाभार्थी वर्ग की ठीक से पहचान नहीं कीजिएगा कि किसको देना है और सबको आप कहेंगे कि आपके खाते में डाल देंगे, तो पैसा आएगा कहां से? बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए चर्चा हम करते रहेंगे आगे भी। निखत जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल जी आपका भी, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद